सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैनेजमेंट टीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आए हो गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें एंड कोशिश करें नोट बनाने का, क्योंकि गाइज अगर आप नोट बनाएंगे, शॉर्ट तरीके से नोट बनाइए और चीजों को रिविजन करिए, जितना ज्यादा आप रिविजन करेंगे गाइज आपकी चीजें उतना ही ज्यादा क्लियर आउट रहेगी। तो और ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा गाइज। तो प्लीज आप लोग नोट करिए और उसको रिवीजन करिए जितना हो सके। तो चलिए गाइस, इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और जो आज का हमारा सेट है वो है सेट 11। ये आप ध्यान रखिएगा, यानी कि आज का जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट है, जो कि सेट नंबर 11 है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि शुंग वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की है। तो आपको बताना है कि शुंग वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुष्यमित्र ने, ऑप्शन बी बिंबिसार ने, ऑप्शन सी शिशुनाग ने, या ऑप्शन डी महापद्मनंद ने। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शुंग वंश की स्थापना जो की थी वो पुष्यमित्र ने की थी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें कि इसका जो शासनकाल था, इन्होंने स्थापना कब की थी, तो ये आपको याद रखना है 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक था, जो कि शुंग वंश का शासनकाल था। ये आपको ध्यान रखना है 185 ईसा पूर्व से लेकर कितना था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 73 ईसा पूर्व जो है ये शुंग वंश का शासनकाल था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें पुष्यमित्र ने जो है, ये आपको ध्यान रखना है कि मौर्य सम्राट का जो अंतिम शासक था बृहदर्थ, इसकी हत्या कर दी। बृहदर्थ की हत्या करने के बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने किसकी हत्या की थी, तो मौर्य सम्राट के जो अंतिम शासक थे बृहदर्थ, इसकी इन्होंने हत्या कर दी। और इन्होंने जो है ये हत्या कब की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने हत्या की थी 185 ईसा पूर्व में जो है इसकी हत्या कर दी, और इन्होंने है शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि शुंग वंश से आपको ये याद रखना है कि इसकी स्थापना किसने की है, तो पुष्यमित्र ने की है, जो कि मौर्य सम्राट के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या की 185 में। और उसके बाद इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। उसके बाद कहते हैं कि इसके इनके समय जो है राजधानी क्या थी। तो उस समय जो राजधानी थी वही आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र थी। इस समय इसकी राजधानी क्या थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि इस समय जो इसकी राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद में इन्होंने जो है ये कहाँ कर लिया था गाइस, तो ये आपको याद रखना है पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद में जो है इन्होंने अब उसकी राजधानी कर दी विदिशा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पहले तो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, लेकिन बाद में इसकी राजधानी कहाँ हो गई, विदिशा हो गई। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं बिंबिसार। बिंबिसार ने जो है वो किस वंश की स्थापना की है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, तो हर्यक वंश के संस्थापक जो है ये बिंबिसार है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हर्यक वंश का शासन काल का अगर बात करें कि इसका जो शासन काल था वो कब से कब तक था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसका जो शासन काल था वो कब था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व जो था वो हर्यक वंश का शासन काल था। और इसके संस्थापक कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके जो संस्थापक थे गाइस वो बिंबिसार थे, क्योंकि संस्थापक से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे गए गाइस, तो ये आपको नोट करना है। उसके बाद अगर बात करें हर्यक वंश के समय जो है राजधानी कौन सी थी, तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी गाइस, तो राजगिरी। राजगिरी जो है ये हर्यक वंश की राजधानी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है कहाँ राजधानी थी गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, तो यहाँ पे मैं इसको कट करके लिख दे रही हूँ। तो हर्यक वंश की जो राजधानी थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि राजगिरी जो है ये हर्यक वंश की राजधानी थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से संस्थापक आपको याद रखना है, शासनकाल याद रखना है, और उसके संस्थापक कौन है, उसकी राजधानी कौन है। उसके बाद बात करते हैं शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग ने जो है वो किसकी वंश कौन सी वंश की स्थापना की, तो आप नाग वंश कह लीजिए या शिशुनाग वंश कह लीजिए, ये दोनों जो है ये सेम है। तो ये आपको याद रखना है कि इन्होंने किसकी स्थापना की थी, तो इन्होंने जो की थी वो नाग वंश की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं नाग वंश का जो शासनकाल था वो कब से कब तक, 412 से लेकर 394 ईसा पूर्व जो है ये नाग वंश का शासनकाल था। ये आपको ध्यान रखना है। 412 से लेकर के 394 ईसा पूर्व जो है ये किसका शासनकाल था, तो ये शिशुनाग वंश जो संस्थापक थे नाग वंश के उनका ही शासनकाल था। ये आपको ध्यान रखना है कि नाग वंश का शासनकाल कब से कब तक था, तो 412 से लेकर 394 ईसा पूर्व था। उसके बाद बात करते हैं कि नाग वंश के समय जो है राजधानी कौन सी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नाग वंश के समय जो राजधानी थी वो वैशाली थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसके समय की राजधानी कौन सी थी गाइस, ये आप याद रखिएगा। इसके समय की जो राजधानी थी वह वैशाली थी। सारी चीजों को नोट करते चलिएगा गाइस। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है ना राजगिरी राजधानी, यहाँ पे जो है इसकी राजधानी की बात करें, संस्थापक की बात करें और शासनकाल की बात करें। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं महापद्मनंद। महापद्मनंद जो है ये किसकी स्थापना की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि नंद वंश के संस्थापक कौन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो नंद वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? तो महापद्मनंद है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके समय की जो राजधानी थी वो कौन सी थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो महापद्मनंद के समय जो राजधानी थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है पाटलिपुत्र। ठीक है, तो इस समय की राजधानी कौन सी थी? तो इस समय की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, ये आपको ध्यान रखना है, पाटलिपुत्र। तो गाइस यहाँ से इतनी सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि अकबर के द्वारा दीन-ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बताना है कि अकबर के द्वारा जो दीन-ए इलाही की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1571 में, ऑप्शन बी 1575 में, ऑप्शन सी 1582 में, या ऑप्शन डी 1564 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अकबर के द्वारा जो दीन इलाही की स्थापना की गई थी वो 1582 में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1571 आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या किया था, 1571 में जो है वो फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है वो अकबर ने कब किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो की थी, फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना की थी वो कब की थी, तो 1571 में जो है इसकी स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है फतेहपुर सीकरी की। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है गाइस कि इन्होंने क्या किया था, आगरा से राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो इन्होंने आपको ध्यान रखना है कि ये जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी अकबर ने, तो 1571 में जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी अकबर ने। उसके बाद बात करते हैं 1575 में, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आप ध्यान रखिएगा। तो 1575 में जो है अकबर के द्वारा कौन सा स्थापना किया गया था, इबादत खाने की स्थापना। इबादत खाने की स्थापना जो है ये कब किया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इबादत खाने की स्थापना जो हुआ था, इबादत खाने का स्थापना कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इबादत खाना का स्थापना जो किया गया था वो 1575 में जो है वो इबादत खाने का स्थापना किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं 1564 में। 1564 में जो है वो अकबर के द्वारा जजिया कर समाप्त किया गया था। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है कि अकबर के द्वारा जो है ये जजिया कर कब समाप्त किया गया था, तो जजिया कर जो समाप्त किया गया था वो 1564 में किया गया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 1582 में जो है इन्होंने क्या किया था, दीन-ए इलाही की स्थापना की थी। 1571 में क्या किया था, इन्होंने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था। तो आपको बताना है कि जब प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था उस समय किसका शासनकाल था निम्नलिखित में से। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अजात शत्रु का, ऑप्शन बी कनिष्क का, ऑप्शन सी अशोक का, या ऑप्शन डी कालाशोक का। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति जब हुआ था उस समय किसका शासनकाल था, उस समय अजातशत्रु का शासनकाल था। उसके बाद अगर बात करें कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये कब हुआ था, तो अगर प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें कि ये जो है ये कब हुआ था, तो guys इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था जो कि 483 ईसा पूर्व हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का हुआ था guys, ये आपको ध्यान रखना है, 483 ईसा पूर्व जो है ये प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ये आपको ध्यान कि 483 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है यहाँ से आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि इस समय जो है प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी। तो अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो अध्यक्षता की थी प्रथम बौद्ध संगीति की, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, तो वो उन्होंने किया था, महाकश्यप ने जो है ये प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति का स्थापना अध्यक्षता की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि महाकश्यप जो थे वो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो है प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ, 483 ईसा पूर्व, कहाँ हुआ, तो राजगिरी में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं अशोक के समय। अशोक के समय जो है वो कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, तो गाइस आपको याद रखना है कि तृतीय बौद्ध संगीति जो है ये किसके समय में हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था ये किसके समय में हुआ था, तो तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था ये अशोक के समय में हुआ था। उस समय किसका शासनकाल था गाइस, तो तृतीय बौद्ध संगीति के समय जो है ये अशोक का शासनकाल था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति तो अशोक के शासनकाल में हुआ, लेकिन कब हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 255 ईसा पूर्व जो है ये तृतीय बौद्ध संगीत हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कब हुआ है, तो 255 ईसा पूर्व जो है ये तृतीय बौद्ध संगीत हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद बात करते हैं कि अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र में हुआ था। यानी कि पहला बौद्ध संगीति हुआ था जो कि हुआ था राजगिरी में, और तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था जो कि कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि काला शोक के समय जो है वो कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी guys? तो आपको ध्यान रखना है कि काला शोक के समय जो है ये द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। इस समय कौन सा संगीत बौद्ध संगीति हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये किसके शासनकाल में हुई थी guys? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ज्यादा ये ध्यान रखिएगा। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो काला शोक के समय जो है कौन सा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये कब हुआ गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था जो कि 383 ईसा पूर्व हुआ था। ये कब हुआ था guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था जो कि 383 ईसा पूर्व हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि ये जो है द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये कहाँ हुआ था गाइस? ये आपको ध्यान रखना है, ये वैशाली में हुआ था जो कि 383 ईसा पूर्व हुआ था। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी अध्यक्षता जो है ये किसने की थी, तो इसकी जो अध्यक्षता की थी गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि सबा कामी जो है इसकी अध्यक्षता की थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था ये किसके शासनकाल में किया गया था? तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था वो कब किया गया था? तो वो किया गया था कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है। तो कनिष्क के शासनकाल में कौन सा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो है ये कहाँ हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कुंडल वन में हुआ था। ये कहाँ हुआ था गाइस, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कुंडल वन में हुआ था। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कुंडल वन में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चौथी बौद्ध संगीति ये कब हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? यहाँ से आपको चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपको बताना है कि बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता तो की थी, लेकिन किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपके ऑप्शन है दूसरा, ऑप्शन बी है 11वां, ऑप्शन सी पहला या ऑप्शन डी तीसरा। तो ना इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो किस कांग्रेस की तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि ये अधिवेशन जो है ये कहाँ हुई थी? अगर तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो इन्होंने की थी, लेकिन ये अधिवेशन कहाँ हुई थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये अधिवेशन जो हुआ था ये मद्रास में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं कि ये मद्रास में हुआ था, लेकिन मद्रास में कब हुआ था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1887 में जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कब हुआ था। तो 1887 में मद्रास अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने जो है ये अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। और वो कौन सा तीसरा जो है अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता की थी, जो कि मद्रास में हुआ था। और कब हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1887 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये आपको ये भी याद रखना है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के जो अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन जो है ये कहाँ हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था ये कलकत्ता हुआ था। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस का जो है वो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें कि ये जो अधिवेशन हुई थी कलकत्ता में, ये कब हुई थी? तो 1886 में जो है इस अधिवेशन की अध्यक्ष हुआ था। 1886 में जो ये अधिवेशन हुआ था और कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसमें जो अध्यक्ष थे दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और ये अध्यक्षता कब की थी? तो 1886 में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किस अधिवेशन कहाँ हुई थी ये? तो ये कलकत्ता में हुई थी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पहला अधिवेशन। पहला जो हुआ था इसके जो है ये कहाँ हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें कि पहला अधिवेशन जो है ये कब हुआ था, तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो पहला अधिवेशन भी 1885 में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी?
तो व्योम चंद्र बनर्जी ने जो है ये इसकी अध्यक्षता की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि व्योम चंद्र बनर्जी जो है इसकी अध्यक्षता की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसकी अधिवेशन की जो है वो कब हुआ, कहाँ हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की, ये आपको ध्यान रखना है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 11वां अधिवेशन, कांग्रेस का जो 11वां अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस का जो 11वां अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1895 में, ठीक है। ये अधिवेशन कब हुआ था गाइस, तो ये हुआ था 1895 में। उसके बाद अगर बात करें कि ये अधिवेशन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो कांग्रेस का जो है 11वां अधिवेशन हुआ था वो हुआ था पूना में, ठीक है। तो ये जो अधिवेशन कहाँ हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो अधिवेशन हुआ था ये पूना में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी गाइस, तो 11वां अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है वो कौन सा 11वां अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कहाँ की थी, कहाँ हुआ था ये अधिवेशन, तो पूना में हुआ था। और कब हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1895 में, और ये 11वां अधिवेशन था, ठीक है। तो यहाँ से जो है इस चीज इतना चीजों को भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि हम्पी को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। तो यानी आपको बताना है कि हम्पी को जो है वो विश्व धरोहर स्थल में जो है यूनेस्को के द्वारा कब घोषित किया गया। तो आपके ऑप्शन है 1986 में, ऑप्शन बी 2002 में, ऑप्शन सी 1994 में, या ऑप्शन डी 1993 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1986 में जो है वो हम्पी को जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। उसके बाद अगर बात करते हैं कि हम्पी जो है ये कहाँ है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम्पी जो है ये किस राज्य में है। तो सबसे पहले आपको राज्य याद रखना है। तो अगर हम बात करें कि हम्पी जो है आपके किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक राज्य में, ये आपको ध्यान रखना है। हम्पी कहाँ है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कर्नाटक राज्य में। अगर जिला पूछ ले तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कर्नाटक के बेल्लारी जिला में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है कि हम्पी कहाँ है, तो ये कर्नाटक के बेल्लारी जिला, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ है गाइस, तो कर्नाटक के बेल्लारी जिला में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि जो है ये हम्पी जो है ये किस नदी के तट पर है। तो आपको याद रखना है कि हम्पी जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पे है। हम्पी कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ है, तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पे है हम्पी। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हम्पी किस नदी के तट पे है। तो हम्पी जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पे है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें कि तुंगभद्रा का जो है ये पुराना नाम क्या था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम जो था पंपा, इसका पुराना नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। पंपा जो है पुराना नाम है तुंगभद्रा नदी का, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुंगभद्रा की जगह पर अगर पंपा दे दे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पंपा पुराना नाम क्या है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो पुराना नाम इसका पंपा है, ठीक है। पंपा जो है इसका पुराना नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है सबसे जरूरी चीज आपको याद रखना है कि हम्पी जो है वो विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। हम्पी जो थी वो क्या थी गाइस, यहाँ से आप एक पॉइंट ये भी नोट करेंगे कि ये विजयनगर की राजधानी थी हम्पी, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या थे, तो ये आपको याद रखना है कि विजयनगर की जो है राजधानी कौन थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विजयनगर की राजधानी जो थी ये हम्पी थी। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि विजयनगर की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे, किस नदी के तट पे था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विजयनगर की राजधानी हम्पी जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पे था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये विजयनगर की राजधानी थी। तो यहाँ से जो है आपको इतना चीज नोट कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1984 में, 1984 में जो है वो यूनेस्को में किसे शामिल किया गया है, तो ये आपको याद रखना है कि 1984 में जो शामिल किया गया था वो कोणार्क सूर्य मंदिर, यानी कि सूर्य मंदिर जो है आपका, इसे जो है 1984 में जो है इसे शामिल किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य मंदिर को जो शामिल किया गया है ये कब किया गया, तो 1984 में किया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम 2002 की बात करें, 2002 में जो है वो किसे यूनेस्को में शामिल किया गया, तो महाबोधि मंदिर को, महाबोधि मंदिर को जो शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा वो कब किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि महाबोधि मंदिर को जो शामिल किया गया था वो 2002 में जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1993 में, 1993 में जो शामिल किया गया था वो किसे किया गया था गाइस, तो कुतुब मीनार को किया गया था, जिसका निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुतुब मीनार का जो कब किया गया था यूनेस्को में, तो 1993 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था, लेकिन उसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मक्का किस कुल से संबंधित है। तो आपको बताना है कि मक्का जो है वो किस कुल से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पालमी से, ऑप्शन बी ग्रेमनी से,
ऑप्शन सी लिलिएसी से या ऑप्शन डी क्रूसीफेरी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मक्का जो है ये किस कुल से संबंधित है, तो ग्रेमनी से संबंधित है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें कि ग्रेमनी कुल से जो है कौन कौन सा जो है ये संबंधित है, तो उसके बाद आपको याद रखना है गेहूं। गेहूं जो है ये किस कुल से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गेहूं जो है ये भी आप ग्रेमनी से संबंधित है। उसके बाद आपको याद रखना है चावल, चावल भी जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो चावल भी जो है ये भी ग्रेमनी से संबंधित है। उसके बाद अगर बात करते हैं गाइस, आपको ध्यान रखना है चावल के बाद आपको याद रखना है बाजरा, बाजरा जो है ये किससे संबंधित है, तो बाजरा भी जो है ये गेहूं ये ग्रेमनी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं गाइस, आपको ध्यान रखना है मक्का भी जो है ये आपका किस कुल से संबंधित है, ग्रेमनी से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं जौ, जौ जो है ये किससे संबंधित है, ये भी ग्रेमनी से संबंधित है। जौ के बाद आपको याद रखना है गन्ना, गन्ना जो है ये किससे संबंधित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि गन्ना भी जो है ना ये किससे संबंधित है, गन्ना भी जो है ये ग्रेमनी से संबंधित है। उसके बाद अगर बात करते हैं जय, जय जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि ग्रेमनी से ही जय संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि आपका ज्वार, ज्वार जो है ये किससे संबंधित है, तो ज्वार भी आपका ग्रेमनी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है बांस, यहाँ से जो है ग्रेमनी से कौन कौन सा संबंधित है गाइस, ग्रेमनी कुल से आपका गेहूं, जौ, बाजरा, उसके बाद आपको याद रखना है गन्ना, जई, ज्वार, बांस, ये सब किस कुल से संबंधित है, ये जितने भी है ये सारे ग्रेमनी से संबंधित है। उसके बाद आप बात करते हैं गाइस, आपको ध्यान रखना है पालमी, पालमी से जो है आपका कौन कौन सा संबंधित है, तो पालमी कुल से जो संबंधित नारियल, नारियल जो है ये किस कुल से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नारियल जो है ये आपके पालमी से संबंधित है। तो नारियल किस कुल से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है नारियल जो है ये पालमी से संबंधित है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस नारियल के बाद खजूर, खजूर जो है ये किस कुल से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि खजूर जो है ये भी पालमी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं खजूर के बाद तार, तार जो है ये किस कुल से संबंधित है, तार खाने वाला होता है, तो ये तार किससे संबंधित है, तो ये भी पालमी से संबंधित है। उसका तार के बाद आपको याद रखना है गाइस सुपारी, सुपारी जो है ये किस कुल से संबंधित है, तो सुपारी जो है ये भी पालमी से संबंधित है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सुपारी से कौन संबंधित है, तो पालमी से कुल से जो संबंधित है ये आपका सुपारी है। उसके बाद आप बात करते हैं गाइस लिलिएसी से, लिलिएसी से जो है वो कौन कौन सा संबंधित है, लहसुन, लहसुन जो है ये किस कुल से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो लहसुन है ये लिलिएसी से संबंधित है। तो लहसुन किससे संबंधित है, तो लिलिएसी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्याज, प्याज जो है ये किससे संबंधित है, तो प्याज जो है ये भी किससे संबंधित है, तो लिलिएसी से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्रूसीफेरा से, क्रूसीफेरा कुल से जो है कौन कौन सा संबंधित, मूली, मूली जो है ये किस कुल से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मूली जो है ये क्रूसीफेरा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं सरसों, सरसों जो है ये किस कुल से संबंधित है, तो सरसों जो है ये भी क्रूसीफेरा से संबंधित, तो आपको ध्यान रखना है कि सरसों जो है ये किससे संबंधित है, तो ये भी क्रूसीफेरा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं सलजम, सलजम जो है ये भी किस कुल से संबंधित है, तो सलजम जो है ये भी क्रूसीफेरा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं फूल गोभी, फूल गोभी जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी क्रूसीफेरा से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है, ये फूल गोभी। अगर हम बात करते हैं फिर से एक बार हम इसको रिपीट करें, तो अगर गाइस इसको ध्यान रखिएगा कि यानी कि पालमी कुल से जो है वो कौन कौन सा संबंधित है, तो नारियल, खजूर, ताड़, सुपारी, ये सब जो है पालमी कुल से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं ग्रेमनी कुल से, ग्रेमनी कुल से जो है वो आपका कौन कौन सा संबंधित है, गेहूं, चावल, बाजरा, जौ, गन्ना, जई, ज्वार और बांस जो है ये आपका ग्रेमनी कुल से संबंधित है। लिलिएसी कुल से जो संबंधित है वो लहसुन, प्याज, सतावर, ये सब जो है लिलिएसी कुल से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं क्रूसीफेरी से, क्रूसीफेरी से जो संबंधित है वो मूली, सरसों, शलजम, फूल गोभी, ये सब जो है ये किससे संबंधित है, क्रूसीफेरी से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुल वाले यहाँ से जो है कौन से कुल से संबंधित है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न रहता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन धमनी के बारे में सत्य है, तो आपको बताना है कि धमनी के बारे में जो है ये सत्य कौन सा कथन है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन कह रहा है कि ये रुधिर को अंगों से हृदय में लाती है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि ये रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। यहाँ पे बोला है कि अंगों से हृदय में ले जाती है, और यहाँ भी बोला है कि हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि इसकी दीवारें पतली तथा लचीली होती है, और ऑप्शन डी इसमें कह रहा है कि इसमें कपाट पाए जाते हैं।
सो ये आपको बोल रहा है कि धमनी के बारे में जो है यानी कि आरटी के बारे में जो है इसमें कथन जो सत्य है वो कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये रुधिर को जो है वो हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है अगर हम इसमें बात करते हैं कि इसमें धमनी का अगर कथन होता है वो कैसे करेक्ट होता है, तो इसमें धमनी में जो है ना वो कपाट नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, इसमें जो है इसमें जो होता है कि इसमें कपाट जो है ये नहीं पाए जाते, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, धमनी में क्या होता है, कपाट नहीं पाए जाते। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट रखना है कि ये रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट जो है आपको ये याद रखना है कि इसमें क्या होगा कि इसकी दीवारें जो है वो पतली तथा लचीली होती है। अगर इसका करेक्ट आंसर होता तो क्या हो जाता गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि इसकी दीवारें जो है वो मोटी होती है और क्या होती है गाइस, लचीली ना होकर के क्या होती है, पेशीय होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोटी होती है और कैसी होती है, और पेशीय होती है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको इतना पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। तो आपको बताना है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक जो है वो कौन थे। तो आपके ऑप्शन ए विशाखा दत्त, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी प्रेमचंद, या ऑप्शन डी बाणभट्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कौटिल्य। कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता था, तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि चाणक्य के नाम से जो है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, कौटिल्य। यानी कि चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, अर्थशास्त्र है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है पिक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने जो है ये कौन सी पुस्तक लिखी थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आपको याद रखना है कि विशाखा दत्त ने जो लिखा था वो मुद्रा राक्षस लिखा था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मुद्रा राक्षस जो लेखक है वो कौन है, तो गाइस विशाखा दत्त है, ठीक है। उसके बाद प्रेमचंद ने जो है वो कौन कौन सी पुस्तक लिखी। गोदान गोदान पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गोदान पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, तो वो है प्रेमचंद। ये आपको ध्यान रखना है, ये गोदान पुस्तक के लेखक है। उसके बाद अगर बात करें गोदान के बाद आपको याद रखना है कर्म भूमि। इन्होंने और कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इन्होंने कर्म भूमि भी लिखी थी, प्रेमचंद के द्वारा ये कर्म भूमि लिखा गया था। उसके बाद अगर बात करें रंग भूमि जो है कि ये भी किसके द्वारा लिखा गया था, तो रंग भूमि भी जो लिखा गया था वो भी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बाण भट्ट ने जो है वो कौन सी पुस्तक लिखी थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि कादम्बरी जो है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है गाइस, तो बाण भट्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो बाण भट्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना चीज याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की किस युद्ध को जीतने के बाद। यानी कि कौन सा युद्ध जीता था जिसके बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कन्नौज का युद्ध, ऑप्शन बी चौसा का युद्ध, ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध, या ऑप्शन डी चंदवार का युद्ध। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी, वो था कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद, ठीक है। अगर बात करते हैं कि कन्नौज का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था गाइस, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कन्नौज का जो युद्ध हुआ था ये 1540 ईस्वी में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कि ये कब हुआ था, तो 1540 में हुआ था। उसके बाद अगर बात करते हैं गाइस कि कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये शेर शाह और हुमायूं के बीच ये युद्ध हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था, तो शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, जिसमें से जो है यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन बोल ही रहा है कि इसमें जो है जो किसकी जीत हुई थी, तो जीत जो हुई थी वो किसकी हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो जीत हुई थी वो किसकी हुई थी, तो शेर शाह की जो है ये जीत हुई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी जीत के बाद जो है इसने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चौसा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और चंदवार का युद्ध। यहाँ पे जो है ये बहुत सिमिलर नेम है, इसी वजह से मैंने जानबूझ के इसको ऑप्शन में डाला है ताकि मैं आपको बताऊं कि चौसा का युद्ध किन के बीच हुआ था, चंदेरी का युद्ध किन के बीच हुआ था और कब हुआ था, और चंदवार का युद्ध किन के बीच हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। तो इसे बहुत ध्यान से रखिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। आप लोग जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था। सो गाइस आपको बता दें कि चौसा का जो युद्ध हुआ था वो 1539 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये युद्ध कब हुआ था, तो ये 1539 में हुआ था। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद जो है ये युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ये कन्नौज का युद्ध भी शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, और चौसा का युद्ध भी जो है ये आपको ध्यान रखना है ये किसके बीच हुआ था, तो शेरशाह और हुमायूं के बीच ये युद्ध हुआ था। ये किसके बीच युद्ध हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। अगर बात करते हैं कि चौसा के युद्ध में जो है ये किसकी जीत हुई थी गाइस, तो ये जो इसमें जो जीत हुई थी
वो हुई थी शेरशाह की, ठीक है। तो इसमें कौन जीता था? तो शेरशाह की जो जीत हुई थी, और जो हारा था वो हुमायूं था, और हुमायूं की हार हुई थी, ठीक है। और ये युद्ध कब हुआ था? ये 1539 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो है ये कब हुआ था गाइस? सो गाइस आपको याद रखना है कि चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो 1528 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था गाइस? ये आपको ध्यान रखना है, 1528 में हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध जो हुआ था ये बाबर के बीच हुआ था, यानी कि चौसा का युद्ध जो हुआ था वो शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। और चंदेरी का युद्ध जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि ये बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसके बीच हुआ था? तो ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जिसमें से आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें जो है ये बाबर और मेदिनी राय में जितना भी बाबर ने युद्ध किया था, इस सारे युद्ध में जो है ये जीत किसकी हुई थी? तो बाबर की जीत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब हुआ था? तो 1528 में। उसके बाद बात करते हैं गाइस चंदेरी का युद्ध, चंदवार का युद्ध। तो गाइस आपको याद रखना है कि चंदवार का युद्ध जो है ये कब हुआ था गाइस? सो गाइस आपको याद रखना है कि चंदवार का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1194 में जो है ये चंदवार का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब हुआ था? तो 1194 ईस्वी में जो है ये चंदवार का युद्ध हुआ था। अगर आप बात करते हैं कि ये किन के बीच हुआ था, तो ये आपको याद रखना है गाइस कि ये गौरी और जयसिंह के बीच हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसके बीच हुआ था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो युद्ध हुआ था ये गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें से जीत किसकी हुई थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है कौन जीता था चंदवार के युद्ध में? तो जीत जो हुई थी वो गौरी की हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको इतना चीज नोट कर लेना है, किन के बीच हुआ था, कब हुआ था, और कौन सा युद्ध किससे संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि त्रिरत्न मोक्ष का मार्ग निम्नलिखित में से किस धर्म में माना गया है? यानी कि त्रिरत्न को मोक्ष का मार्ग माना गया है, ये किस धर्म ने माना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जैन धर्म ने, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म ने, ऑप्शन सी पारसी धर्म ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस आपको मैं बता देती हूँ कि त्रिरत्न जो है ये दोनों धर्म में माना गया था, लेकिन जैन धर्म में भी माना गया था और बौद्ध धर्म में भी माना गया था। लेकिन यहाँ पे जो है ये अगर आपसे पूछ दे कि त्रिरत्न जो है ये किससे संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपसे इस तरीके से पूछता है तो ये आपको ध्यान रखना है कि त्रिरत्न अगर आपसे पूछ देगा तो ये जैन धर्म से भी संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन जो त्रिरत्न को जो है वो ये आपको ध्यान रखना है कि मोक्ष का मार्ग माना था, वो किसने माना था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म ने माना था, ठीक है। लेकिन त्रिरत्न दोनों से संबंधित है, बस मोक्ष का मार्ग जो है ये किसने माना था? जैन धर्म ने, लेकिन बौद्ध धर्म ने नहीं माना था, ठीक है। तो त्रिरत्न जो है ये मोक्ष का मार्ग किसने माना था? तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोक्ष का मार्ग माना जाता है ये त्रिरत्न, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन सा तीन रत्न है ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर त्रिरत्न की बात करें तो त्रिरत्न में जो है ये जैन धर्म ने माना था, जिसमें से पहला आपको याद रखना है सम्यक दर्शन, यानी कि राइट फेथ, ठीक है। ये आपको याद ध्यान रखना है कि पहला कौन सा आएगा, तो पहला आपको याद रखना है कि सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन यानी कि राइट फेथ, सम्यक दर्शन। दूसरा जो है ये कौन सा है गाइस? तो दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा जो है ये कौन सा है गाइस? तो दूसरा आपको याद रखना है सम्यक ज्ञान, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। त्रिरत्न में जो है ये तीन है जो आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है राइट नॉलेज, और उसके बाद आपको याद रखना है कि सम्यक चरित्र। ये तीन रत्न जो है ये किससे संबंधित है गाइस? जिसे मोक्ष का मार्ग माना जाता है गाइस, ये जैन धर्म से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस त्रिरत्न वाला ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस, जिसमें से लोग इसमें इसीलिए कंफ्यूज हो गए थे। ये आपको ध्यान रखना है कि मोक्ष का मार्ग जैन धर्म में माना गया, त्रिरत्न दोनों से संबंधित है, जैन से भी और बौद्ध से भी, लेकिन मोक्ष का मार्ग जो माना गया वो जैन धर्म में माना गया, न कि बौद्ध धर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि केंद्रीय वन्य अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बताइए कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देहरादून में, ऑप्शन बी चंडीगढ़ में, ऑप्शन सी लखनऊ में, या ऑप्शन डी कानपुर में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। केंद्रीय वन अनुसंधान जो है ये आपके देहरादून में। अगर देहरादून बताएं ये कहाँ है तो गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये उत्तराखंड में, ठीक है। तो अगर राज्य आपको दे दे तो आपको याद रखना है उत्तराखंड। उत्तराखंड के देहरादून में जो है ये आपको कौन सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये आपको याद रखना है कि ये वन अनुसंधान संस्थान। उसका अगर हम बात करते हैं गाइस कि आपको ये याद रखना है कि सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि देहरादून में जो है वो कौन कौन सा आपका अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो सबसे पहले जो है ये आपका वन अनुसंधान है, जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम अनुसंधान, पेट्रोलियम अनुसंधान जो है ये कहाँ स्थित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि पेट्रोलियम अनुसंधान जो है ये आपका कहाँ है गाइस? तो ये आपका जो है ये देहरादून में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है वन अनुसंधान, ये कहाँ है गाइस? ये भी आपका देहरादून में है।
उसके बाद आपको याद रखना है सर्वेक्षण विभाग। सर्वेक्षण विभाग जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर्वेक्षण विभाग जो है ये आपका कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर्वेक्षण विभाग जो है ये अभी आपके देहरादून में है। तो यहाँ से जो है आपको इतना चीज याद रखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लखनऊ में। लखनऊ में हमारा कौन कौन सा अनुसंधान स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। अगर लखनऊ की बात करते हैं औषधि अनुसंधान, औषधि अनुसंधान जो ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि औषधि अनुसंधान जो ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि औषधि अनुसंधान जो है ये आपके लखनऊ में, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश हो गया गाइस। ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका कहाँ हो गया गाइस, तो यहाँ जो है आपका औषधि अनुसंधान हो गया लखनऊ में। उसके बाद आपको याद रखना है वनस्पति अनुसंधान। वनस्पति अनुसंधान जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि वनस्पति अनुसंधान जो है ये आपका जो है लखनऊ में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में जो है वो आपका कौन सा है, तो जीवाणु प्रौद्योगिकी जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जीवाणु प्रौद्योगिकी जो है ये आपका चंडीगढ़ में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ये सबको नोट करते हुए चलिएगा, इतना इंपॉर्टेंट चीज लिखा रही हूँ। तो आपको याद रखना है कि जीवाणु प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है ये आपका जो है चंडीगढ़ में, ये आपको याद रखना है। कानपुर में आपको याद रखना है कौन सा अनुसंधान है गाइस, तो ये आपको याद रखना है दलहन शोध अनुसंधान जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दलहन शोध अनुसंधान जो है ये कहाँ है, ये आपका जो है दलहन शोध संस्थान जो है आपका कहाँ है गाइस, ये आपको याद रखना है कि ये कानपुर में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा अनुसंधान और संस्थान कहाँ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गाइस की वन्य अनुसंधान, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी जो है स्थापना कब हुई थी, तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस। तो ये याद रखिएगा कि वन्य अनुसंधान की जो स्थापना हुई थी 1977 में, यानी कि 1977 में जो है इसकी स्थापना हुई थी वन अनुसंधान की, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1905 से लेकर 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो 1905 से लेकर 1917 की जो अवधि थी उसको क्या कहा गया। तो आपके ऑप्शन ए उग्रवादी चरण, ऑप्शन बी उदारवादी चरण, ऑप्शन सी गांधी युग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उग्रवादी चरण जो है 1905 से लेकर 1917 की अवधि को क्या कहा गया, उग्रवादी चरण कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1885 से लेकर 1905, यह कौन सा चरण कहा गया, ये उदारवादी चरण कहा गया, ठीक है, जिसमें कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885, और ये आपको याद रखना 1905, ठीक है। यही 1905 में जो है ये आपका कांग्रेस दो हिस्सों में बट गया, जो कि एक कहलाया उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण को अन्य किस नाम से जानते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आपको याद रखना है कि एक जो है गर्मपंथी के नाम से भी जाना जाता है, या उग्रवादी, आप दोनों कह लीजिए, और दूसरा जो है ये आपका उदारवादी, या फिर आपको याद रखना है कि नरमपंथी, ठीक है। तो यहाँ से जो है यहाँ पे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, उग्रवादी उदारवादी आपको नाम से ही स्पष्ट है कि कौन किसके बारे में बात हो रही है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है 1885 से लेकर 1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहा गया। उसके बाद अगर गांधी युग की बात करें गाइस, गांधी युग जो है ये कब कहा गया, तो 1917 से लेकर 1947, ये कौन सा युग कहा गया गाइस, तो ये आपको याद रखना है 1917 से लेकर 1947 जो है वो गांधी युग कहा गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 1917 से 1947 कौन सा युग है, गांधी युग है, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं गाइस कि उग्रवादी चरण के जो है प्रमुख नेता, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो प्रमुख नेता कौन कौन से थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसके जो है प्रमुख नेता कौन कौन से थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उग्रवादी चरण के जो प्रमुख नेता थे वो थे, तो इन्हें सामूहिक रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आपको याद रखना है कि उग्रवादी चरण के जो नेता है वो कौन है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कौन से नेता है गाइस, आपको ध्यान रखना है। तो पहला हो गया बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस बाल गंगाधर के तिलक के बाद आपको याद रखना है लाला लाजपत राय, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि लाला लाजपत राय जो है ये किसके नेता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उग्रवादी चरण के नेता है, ठीक है। तो लाला लाजपत राय हो गया, दूसरा नाम आपको ये याद रखना है लाला लाजपत राय, और तीसरा नाम जो है वो आपका कौन सा हो गया गाइस, तीसरा नाम हो गया लाल बाल और पाल, यानी कि विपिन चंद्र पाल, ठीक है। तीसरा नाम आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि विपिन चंद्र पाल जो है ये आपके कौन से हो गए, ये आपको ध्यान रखना है कि ये सब जो है उग्रवादी चरण के नेता हो गए, ये आपको ध्यान रखना है विपिन चंद्र पाल, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं उदारवादी। उदारवादी चरण के नेता कौन कौन से गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर उदारवादी चरण के नेता की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी। ये जो है ये कहा
ये उदारवादी चरण के नेता थे, तो सबसे पहले आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ये जो है ये किसके नेता थे, तो ये उदारवादी चरण के नेता थे। तो पहला नाम आपको ये याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस दादा भाई नौरोजी के बाद आपको याद रखना है फिरोज शाह मेहता, जो कि ये भी एक उदारवादी चरण के नेता थे। ये आपको ध्यान रखना है कि फिर क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं गाइस कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि उदारवादी चरण के नेता है या कौन है जो नहीं है। तो आपको जो है सारी चीजों को याद रखना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्रिपरेशन करते तो मेहनत करिए और इसको बहुत ज्यादा मेहनत करिए और अपना सिलेक्शन लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी जो है ये कौन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी जो है ये आपके उदारवादी चरण के नेता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कौन से किस युग के नेता है, ये आपको ध्यान रखना है और कब से कब तक का काल कब माना गया, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो आपको बताना है कि ओणम जो है वो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन बी तमिलनाडु का, ऑप्शन सी केरल का या ऑप्शन डी कर्नाटक का। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। केरल का जो है प्रमुख त्योहार कौन सा है, ओणम है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ओणम के बाद आपको याद रखना है थेयम। थेयम जो है ये कहाँ का है, ये आपको याद रखना है। थेयम जो है ये भी केरल का है, ये भी आपको याद रखना है। थेयम त्योहार जो है ये कहाँ का है, केरल का है, ठीक है। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है सबसे पहले मकर संक्रांति। मकर संक्रांति बहुत ज्यादा मनाई जाती है, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश का जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश का बता रही हूँ, तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मकर संक्रांति जो है ये कहाँ मनाई जाती है, तो ये उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आपको याद रखना है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी जो है ये कहाँ मनाई जाती है, ये त्योहार, तो ये भी आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी त्योहार मनाई जाती है, बसंत पंचमी ये आपको हो गया। उसके बाद मकर संक्रांति हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस रामलीला। रामलीला जो है ये कहाँ मनाई जाती है गाइस, तो रामलीला जो है ये कहाँ मनाई जाती है गाइस, ये भी उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है रामलीला। उसके बाद आपको याद रखना है दिवाली। दिवाली जो है ये कहाँ मनाई जाती है, यहाँ से सर्कल करके मैं लिख देती हूँ गाइस, ये भी याद रखिएगा। दिवाली भी जो है ये कहाँ मनाई जाती है, तो दिवाली भी जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। उसके बाद आपको याद रखना है छठ। छठ जो है ये कहाँ मनाई जाती है गाइस, ये ठंडी के समय होता है छठ, ये भी आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। उसके बाद आप बात करते हैं गाइस सबसे इम्पोर्टेंट तमिलनाडु। पोंगल त्योहार जो है ये कहाँ का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। पोंगल जो है ये कहाँ का है, तो ये आपको याद रखना है। पोंगल जो है ये तमिलनाडु का है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि जल्लीकट्टू जो है ये भी तमिलनाडु का है, ये आपको ध्यान रखना है। जल्लीकट्टू कहाँ का नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जल्लीकट्टू जो है ये कहाँ का फेस्टिवल है, ये तमिलनाडु का है। उसके बाद आपको याद रखना है थाई पूसम। थाई पूसम जो है कहाँ का है गाइस, ये भी आपको याद रखना है कि थाई पूसम जो है ये तमिलनाडु का है। थाई पूसम कहाँ का है गाइस, तो ये आपको याद रखना है थाई पूसम जो है ये तमिलनाडु का है। तो आपको याद रखना है कि गाइस कि यहाँ से कौन सा त्योहार कहाँ का, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में आपको याद रखना है उगादी। उगादी फेस्टिवल जो है कहाँ का है, उगादी फेस्टिवल जो है ये कर्नाटक का है। उगादी फेस्टिवल कहाँ का है, तो ये कर्नाटक का है। उसके बाद याद रखना है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी फेस्टिवल जो है ये कहाँ का है, इसलिए आपको याद रखना है कि गणेश चतुर्थी जो है ये कहाँ का है, तो गणेश चतुर्थी भी कर्नाटक है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फेस्टिवल कहाँ का है आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, तो आपको जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि मौर्य काल में कोष्टक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, यानी कि कोष्टक शब्द जो है ये मौर्य काल में जो प्रयोग किया जाता था ये किसके लिए किया जाता था। तो आपके ऑप्शन है राजा को विशेष अवसरों पर दी जाने वाली भेंट के लिए, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि व्यापारिक से अधिक लाभ होने पर लिया जाने वाला कर, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि सरकारी जलाशयों के नीचे भूमि पर लगाया जाने वाला कर, या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि पशुओं की रक्षा के लिए लिए गए कर के लिए। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मौर्य काल में जो कोष्टक शब्द का प्रयोग किया जाता था वो सरकारी जलाशयों के नीचे की भूमि पर लगाया जाने वाला जो कर था उसमें जो है कोष्टक शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि भारत आर्य विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। तो आपको बताना है कि अलबरूनी जो थे वो किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। तो आपके ऑप्शन है किताबुल खिराज की, ऑप्शन बी किताबुल हिंद की, ऑप्शन सी तबकाते नासरी की, या ऑप्शन डी आईने अकबरी की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अलबरूनी के द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई थी, तो किताबुल हिंद की रचना की गई।
किताबुल हिंद को जो है वो अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ये भी आपको याद रखना है कि तहकीके हिंद के नाम से जो है ये पुस्तक जानी जाती है। किताबुल हिंद का जो है वो अन्य नाम क्या है? तो ये आपको याद रखना है कि तहकीके हिंद के नाम से भी ये पुस्तक जानी जाती है। किताबुल हिंद भी होगा, कहीं कहीं पे तहकीके हिंद होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई। उसके बाद बात करते हैं किताबुल खिराज। किताबुल खिराज जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपको याद रखना है। अबू यूसुफ के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपको याद रखना है कि अबू यूसुफ के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो कौन सी लिखी गई थी? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किताबुल खिराज लिखी गई थी। उसके बाद बात करते हैं तबकाते नासरी। तबकाते नासरी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये आपको याद रखना है कि मिनहाजुस सिराज के द्वारा जो है ये कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ये आपको याद रखना है कि मिनहाजुस सिराज के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी ये कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो मिनहाजुस सिराज के द्वारा जो ये पुस्तक लिखी गई थी ये तबकाते नासरी, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मिनहाजुस सिराज के द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आईने अकबरी। आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो आप अबुल फजल ने जो लिखी थी पुस्तक है ये आपको याद रखना है। ये आईने अकबरी लिखा गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि अबुल फजल के द्वारा जो कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा जो है ये आईने अकबरी लिखी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कांगड़ा हवाई अड्डा इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो गाइस आपको बताना है कि कांगड़ा जो हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कांगड़ा हवाई अड्डा जो है कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और कांडला, ठीक है। तो दो हवाई अड्डा जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो कांगड़ा अगर पूछे तो ये हिमाचल प्रदेश में, लेकिन अगर कांडला पूछे तो गैस यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कांडला और कांगड़ा में कंफ्यूज नहीं होइएगा। इस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ पे नोट करिएगा कि जो कांगड़ा है ये हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन अगर कांडला हवाई अड्डा पूछे तो ये कहाँ है? तो आपको याद रखना है कि गुजरात में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में कौन सा हवाई अड्डा, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में जो है ये आपका विजयवाड़ा हवाई अड्डा, विजयवाड़ा हवाई अड्डा जो ये कहाँ है? तो ये आपको याद रखना है कि विजयवाड़ा हवाई अड्डा जो ये कहाँ है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। तो विजयवाड़ा हवाई अड्डा कहाँ है गाइस? ये आप ध्यान रखिएगा कि विजयवाड़ा जो हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है गाइस? तो ये जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में आपका कौन सा? औरंगाबाद हवाई अड्डा भी महाराष्ट्र में है, गांधी हवाई अड्डा भी महाराष्ट्र में। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से जो है आपको दो याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है गांधी हवाई अड्डा, ये कहाँ है गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि गांधी हवाई अड्डा जो है ये भी महाराष्ट्र में। उसके बाद गांधी हवाई अड्डा के बाद आपको याद रखना है गाइस कि औरंगाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है गाइस? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि औरंगाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है? तो औरंगाबाद हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। औरंगाबाद हवाई अड्डा ये जो है ये कहाँ है गाइस? तो ये भी महाराष्ट्र में, ठीक है, क्योंकि औरंगाबाद जो है ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि औरंगाबाद हवाई अड्डा, गांधी हवाई अड्डा ये कहाँ है गाइस? तो ये आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कौन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? तो आपको बताना है कि श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्थूलभद्र, ऑप्शन बी कालकाचार्य, ऑप्शन सी भद्रभाहु, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए सबसे पहले अगर कौन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक है वो बताने से पहले आपको श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में बता दें। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो जैन धर्म था आपका, ये जैन धर्म जो थे ये दो पार्ट में बट गए थे, ठीक है। जब प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था तब ये दो पार्ट में बट गया था। पहला जो हो गया था वो कौन सा हो गया था गाइस? तो पहला जो था वो श्वेतांबर में बट गया, और दूसरा जो था वो किस में बट गया गाइस? तो दूसरा जो था ये आपके दिगंबर में बच गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो पहला किस में हो गया? तो पहला श्वेतांबर में और दूसरा दिगंबर में, ठीक है। तो यहाँ से जो है पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें श्वेतांबर, श्वेतांबर जो है ये कैसे कपड़े पहनते थे गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि श्वेतांबर जो है ये कैसे कपड़े पहनते थे? तो श्वेतांबर जो है ये सफेद वस्त्र पहनते थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन सा वस्त्र पहनते थे? तो श्वेतांबर जो है वो सफेद वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर जो है ये नग्न अवस्था में रहते थे, यानी कि ये वस्त्र ही नहीं पहनते थे, ठीक है। तो ये नग्न वस्त्र रहता था, यानी कि नग्न अवस्था था इनका, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, नग्न अवस्था, ठीक है। तो श्वेतांबर और दिगंबर में पहले आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें कि श्वेतांबर जो है इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि स्थूलभद्र के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किसने की थी गाइस? तो स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें भद्रभाहु की जो अध्यक्षता किसने की थी? तो दिगंबर संप्रदाय की अध्यक्षता किसने की थी गाइस? ये आपको याद रखना है। तो सॉरी, संस्थापक जो थे वो कौन थे गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि दिगंबर के संस्थापक जो थे ये कौन थे गाइस? तो ये
भद्रबाहु थे। ठीक है, तो दिगंबर के संस्थापक कौन थे? तो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो भद्रबाहु थे, और श्वेतांबर के जो संस्थापक थे वो कौन थे गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि ये थे आपके स्थूलभद्र। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु और श्वेतांबर के संस्थापक जो थे वो स्थूलभद्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो कि सही है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है कि जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घट जाता है। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एकदिशीय होता है। या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक देशीय होता है। और ये कैसे होता है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ऊर्जा का जो सूर्य जो है ये सूर्य से शुरू होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ से शुरू होता है? तो सूर्य से शुरू होता है। उसके बाद इसके बाद जो है ये पौधे को जो है ऊर्जा संचित करता है। उसके बाद यह ऊर्जा जो है फिर शाकाहारी जीवों और मांसाहारी जीवों के पास जाता है। तो इसीलिए यह एक दशीय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि इनमें से किसे चालकोलिथ काल भी कहा जाता है? यानी कि चालकोलिथ काल जो है वो किसे कहा गया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लौह काल को, ऑप्शन बी ताम्रपाषाण काल को, ऑप्शन सी नवपाषाण काल को, या ऑप्शन डी पुरापाषाण काल को। चलो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ताम्रपाषाण काल को जो है चालकोलिथ काल भी कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ताम्रपाषाण काल को जो है चालकोलिथ काल कहा गया है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि इस काल में जो है वो मानव पत्थरों के साथ तांबे का उपयोग करते थे। ये भी आपको याद रखना है। तो मानव के द्वारा जो है ये आपको याद रखना है कि पत्थरों के साथ साथ ये किनका उपयोग करते थे? तो ये भी आपको याद रखना है कि पत्थरों के साथ ये तांबे का भी उपयोग करते थे इसमें ताम्रपाषाण काल में। ठीक है, इसीलिए इसे ताम्रपाषाण काल भी कहा गया। तांबे का उपयोग करते थे, ये भी आपको याद रखना है। तांबे का उपयोग करते थे, इसीलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहा गया और चालकोलिथ कहा गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं माइक्रोलिथ, उस माइक्रोलिथ जो है ये किसको कहा गया है? तो माइक्रोलिथ जो कहा गया छोटे और धारदार औजार है ना, उसे जो है माइक्रोलिथ कहा गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति से है? तो आपको बताना है कि कौन सा प्रावधान है जो कि मंत्री परिषद की नियुक्ति से। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है अनुच्छेद 75, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी अनुच्छेद 85, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 75 जो है ये किससे संबंधित है? तो ये मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं guys, अनुच्छेद 76 ये जो है ये किससे संबंधित है? तो भारत के महान्यायवादी से जो संबंधित है वो कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि महान्यायवादी से जो संबंधित है ये कौन सा है? तो महान्यायवादी से जो संबंधित है वो अनुच्छेद 76 है। ये आपको ध्यान रखना है, ये महान्यायवादी से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 85। तो अनुच्छेद 85 क्या कहता है? राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। तो वो किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो लोकसभा को भंग कर सकता है वो किस अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है वो अनुच्छेद 85 के तहत जो है ये भंग कर सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति जो है ये लोकसभा को भंग कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है किस अनुच्छेद के तहत? तो लोकसभा को भंग कर सकता है लेकिन अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है अनुच्छेद 61, इसमें की जो है राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में जो है ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जा सकता है? तो महाभियोग जो लगाया जा सकता है वह अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। तो गाइस ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट 11 आज का समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको 20 क्वेश्चन से कितने ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको आता था, और कितना ज्यादा जो है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया या नहीं किया, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।